नमस्कार साथियों। उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। हम फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। फिजिक्स के पार्ट में हमने गति के प्रकार, बल और बल के प्रकारों के बाद हमने चर्चा कर ली थी। अब आपका एक टॉपिक और लगता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें हम इसमें सबसे पहले कार्य और शक्ति के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं और ऊर्जा का एक पार्ट है वो अलग से आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें आपके लिए उपस्थित है कार्य और शक्ति क्या है। देखिए यहाँ से अच्छा प्रश्न बन के आता है और वो भी किस प्रकार का, न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न बन के आता है। न्यूमेरिकल हर बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न अच्छा पक्का हो सकता है यदि आपको इसके कुछ फॉर्मूले और उसके सूत्र यदि अच्छे से याद हो जाएंगे तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो न्यूमेरिकल टाइप के आने के प्रश्न ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और पीछे के एग्जाम जो भी हुए हैं वहाँ से इसमें न्यूमेरिकल के ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, कार्य और शक्ति। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कार्य की। देखिए कार्य के लिए जब हम कोई ना कोई क्रिया करते हैं, उस क्रिया के अंदर हमें क्या होता है, कोई वस्तु या कोई कण है, उस पर हम क्या बल लगा, तो वस्तु या कण या पिंड है, उस स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विस्थापन उत्पन्न हो जाता है और वो अपनी स्थिति में क्या कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है। और इस पूर्ण क्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो देखिए वास्तव में होता क्या है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु पर आप क्या लगाते हो, कोई फोर्स लगाते हो। इस वस्तु पर क्या लगाते हैं हम, कोई बल लगाते हैं और बल के कारण वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है। अपनी स्थिति में क्या कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है और वो यहाँ से क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु की स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। स्थिति में क्या होगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। यानी वस्तु क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। तो यहाँ इस संपूर्ण क्रिया के अंदर हम कोई ना कोई क्या कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, इस संपूर्ण क्रिया में क्या लगाना पड़ रहा है, हमें बल लगाना है और बल के द्वारा क्या हो रहा है, वस्तु के अंदर विस्थापन हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी संपूर्ण क्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। देखिए कार्य होता क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में क्या किया जाता है, परिवर्तन करने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्य। और कार्य की क्षमता अलग अलग होती है कि कितना कार्य किया गया, किस प्रकार से हमने कार्य किया, वो कार्य की क्षमता हो जाती है। किस दर से कार्य कर रहे हैं, वो कार्य की क्या कहलाती है, शक्ति या दर कहलाती है। अब देखिए वस्तु में जब ये कार्य होता है, कार्य के लिए क्या चाहिए, वस्तु के विराम अवस्था में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ वस्तु थी, वो पहले क्या है, विराम अवस्था में थी। तो सबसे पहले कार्य में क्या करना पड़ता है, हमें विराम अवस्था में क्या करना पड़ता है, परिवर्तन। और विराम अवस्था में दोनों स्थितियों में हमें क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। ध्यान करना, बल लगाकर हम क्या करते हैं, वस्तु के विराम अवस्था में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। साथ ही साथ देखिए गतिशील वस्तु के वेग में क्या कर देते हैं, परिवर्तन। मान लीजिए ये वस्तु कोई गतिशील है, ये वस्तु गतिशील वस्तु है, अब हमें इसको गति प्रदान, और ज्यादा गति प्रदान करता है। तो यहाँ हम जब बल लगाएंगे तो उसके वेग में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो यानी गतिशील वस्तु के वेग में हमें क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना है। देखिए कार्य तभी होगा जब वस्तु पर क्या लगे, बल लगे एवं वस्तु में क्या उत्पन्न हो, विस्थापन। तो कार्य के लिए क्या जरूरी है, एक तो आपका जरूरी है बल और दूसरा आपका जरूरी है विस्थापन। यानी कार्य तभी संभव है जब बल लगाकर किसी वस्तु या पिंड को हम क्या कर दें, विस्थापित कर दें या उसकी स्थिति में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें। और परिवर्तन करने की जो पूरी क्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बल लगाकर वस्तु को विराम अवस्था में इसमें क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं और वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। और कार्य तभी संभव होगा जब उसके अंदर क्या लगे, बल लगे और वस्तु क्या हो, विस्थापित हो, वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाए, विस्थापन उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो ये कहलाती है पूरी क्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। अब देखिए किया गया कार्य बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन की हमेशा, देखिए जो किया गया कार्य है इस कार्य की विशेष चीज क्या रहती है, देखिएगा जो किया गया आपका जो कार्य है, जो किया गया कार्य है, अब ध्यान करना, जो आपके द्वारा किया गया जो टोटल कार्य है, कार्य बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो लगाया गया बल है और उसका विस्थापन है
दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी कि जो आपने जो बल लगाया F और आपने कितना विस्थापन लगाया उसका जो गुणनफल है वो आपका क्या कहलाता है, वर्क यानी कि कार्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु पर आप क्या लगा रहे हो, बल। बल लगाने से वस्तु में क्या उत्पन्न हो रहा है, विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। यानी कि इन दोनों का जो योगफल है यानी W बराबर क्या हो जाएगा, Fs हो जाएगा। तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया, कार्य का जो आपका सूत्र बन गया वो सूत्र बन गया, यानी बल इंटू बल की दिशा में जो विस्थापन लग रहा है या बल पर जो विस्थापन लग रहा है उनका जो गुणनफल है वो आपका क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसको एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेकिन देखिए जूल क्यों होता है, F इंटू एस यानी न्यूटन इंटू मीटर। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहा जाता है, जूल। अगर आपको सीजीएस पद्धति में पूछ ले तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। क्या मात्रक होता है, अर्ग। तो यदि एसआई पद्धति में पूछे तो जूल और सीजीएस पद्धति में पूछे तो अर्ग। यहाँ देखिए कि 1 जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन के अंदर कितने होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन, और इसके अंदर क्या होते हैं, सेंटीमीटर। इसलिए हम कह सकते हैं डाइन इंटू जो सेंटीमीटर है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। डाइन इंटू सेंटीमीटर को ही क्या बोला जाता है, अर्ग बोला जाता है। और कभी भी पूछ ले जो आपका ये 1 जूल बना, इस जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं, 10 की 7 अर्ग होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कार्य है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब है इसका मात्रात्मक निरूपण होता है। मात्रात्मक निरूपण का मतलब यह है कि इसके अंदर परिमाण है, इसके अंदर क्या है, परिमाण है, लेकिन इसकी दिशा क्या है, दिशा नहीं होती। यानी कि कार्य की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, इसलिए कार्य एक अपने आप में क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, तो एसआई पद्धति के अंदर और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, कार्य। कार्य देखिएगा, कार्य है वो बल और बल की दिशा में जो विस्थापन का घटक है उसको भी हम क्या कहते हैं, बल एवं बल की दिशा में जो विस्थापित जो घटक है। घटक का मतलब होता है जो दोनों के बीच में जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है और बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो रही है तो इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं, यानी जो ये थीटा बन रहे हैं, यानी उनको घटकों को हम कहते हैं कोण। तो इसके आधार पर भी हम बल को परिभाषित करते हैं। तो W बराबर क्या होता है, Fs कोस थीटा होता है। अब यहाँ देखना, कोस थीटा की कुछ मान आपको ध्यान रखने, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये मान आपको देकर कोई नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें कोस थीटा के मान भी आपको अच्छे से याद करने हैं। क्या याद करने हैं, कोस थीटा की वैल्यूज आपको अच्छे से याद करनी है। अब देखिएगा, बल एवं विस्थापन के बीच का कोण होता है, ये जो आपका थीटा होता है, ये जो कोई बल लग रहा है, मान लीजिए आपने इस तरह से एक थीटा बना, यानी कि मान लीजिए यहाँ आपका बल लग रहा है फोर्स और वस्तु इधर विस्थापित हो रही है, तो इनके बीच में जो थीटा बन रहा है, कोण बन रहा है, यानी विस्थापन का जो घटक है, तो उसका गुणनफल भी क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, Fs कोस थीटा। अब ध्यान देना, इसकी 3 स्थितियां बनती है। अभी कितनी मुख्य स्थितियां बनती है, 3 मुख्य स्थितियां बनती है। सबसे पहले जो स्थिति बनती है, यानी कि आपका जो लगने वाला बल और विस्थापन समान दिशा में या एक ही दिशा में, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो आपका क्या है, यदि एक ही दिशा में लग रहा है तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थीटा 0 का मतलब है +1। या हम कह सकते हैं कि किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम कार्य जो आप कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका कार्य है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य या फिर अधिकतम कार्य हो जाएगा। मान लीजिए अगर बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है। अब विपरीत का मतलब ये हुआ, यदि लगने वाला फोर्स और विस्थापन, यानी फोर्स तो मान लो इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो बनने वाला जो कोण है वो थीटा का मान है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि समांतर रेखा बनती है, एक दूसरे के क्या लगते हैं, समांतर लगते हैं। यानी कि विस्थापन की विपरीत दिशा में लगे, यानी बल है वो विस्थापन की हमेशा क्या लगे, विपरीत दिशा में लगे, या दोनों समांतर बल लगे, तो यहाँ थीटा का मान होता है 180 और 180 डिग्री का मान होता है -1। इसका मतलब कार्य क्या होता है,
ऋणात्मक या न्यूनतम कार्य करना पड़ता है। कार्य क्या हो जाएगा, न्यूनतम या कार्य की मात्रा वो घटकर कम हो जाएगी। इसको मंदन भी बोल देते हैं कि मंदन हो गया, कार्य के अंदर क्या उत्पन्न हो गया, मंदन उत्पन्न हो जाता है। तीसरी स्थिति बोलते हैं कि यदि इसके अंदर थीटा का मान 90 डिग्री बन रहा हो, यानी बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे की क्या हो, लंबवत हो, तब क्या होता है, थीटा का मान 90 होता है, थीटा 90 का मान 0 होता है। इसका मतलब कार्य भी क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। यहाँ कार्य की स्थिति क्या हो जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी, या नगण्य कार्य हम कह सकते हैं। कार्य किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आपका नगण्य कार्य उत्पन्न हो जाएगा। ये तीनों स्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों स्थितियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल बनाकर पूछा जा सकता है। यदि हम पहले एग्जाम्पल की बात करें, धनात्मक कार्य कहाँ हो रहा है। देखिए धनात्मक कार्य की बात करें, मान लीजिए आप किसी वस्तु को क्या दे रहे हो, धक्का दे रहे हो। ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को आप धक्का दे रहे हो, यानी आप क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। और जब बल लगा रहे हो तो वस्तु उसी दिशा में जा रही है, यानी बल की दिशा के अंदर यदि वस्तु जा रही है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, आपका धनात्मक कार्य होगा। जैसे मान लीजिए आप स्प्रिंग को खींच रहे हो या छोड़ रहे हो, तो वहां देखना अपनी दिशा में, उस दिशा में, या किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु गिर रही है, उस पर किसी प्रकार का बल और उसके ऊपर लगने वाला जो विस्थापन है वो दोनों की दिशाएं यदि एक समान है, आप मान लीजिए अपनी दिशा में बल लगा रहे हो, अपनी दिशा में स्प्रिंग को खींच रहे हो, तो दोनों की दिशाएं समान है, यानी एक दूसरे की दिशा एक ही दिशा हो, समान दिशा जहां जिस एग्जाम्पल में प्रतीत हो रही हो, वहां आपका कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। यदि किसी वस्तु को एक तरफ आप वस्तु को खींच रहे हो, विपरीत खींच रहे हो, दो स्प्रिंग को इस तरह से विपरीत खींच रहे हो, तो यानी कि विस्थापन अलग अलग हो रहा है, बल भी अलग अलग लगाया जा रहा है। या किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो वहां पर देखिए गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन वस्तु क्या जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो दोनों विपरीत दिशा में लग जाते हैं। और विपरीत दिशा में लगने का मतलब है कि वहां पर किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी किया गया कार्य है वो न्यूनतम हो जाएगा। यदि हम किसी समतल सतह पर जा रहे हैं और गुरुत्वीय बल के विपरीत, यानी किसी वस्तु पर बल है वो तो इस दिशा में लग रहा है और आपका विस्थापन लंबवत लग रहा है, यानी दोनों की स्थिति में क्या बन रहा है, लंबवत की स्थिति बन रही है, तो वहां पर किया गया कार्य क्या माना जाता है, शून्य। वास्तविकता में देखिए कार्य होता है, लेकिन गुरुत्वीय बल का मान, गुरुत्वीय बल लंबवत होने के कारण यहाँ पर कार्य क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। जैसे कुल्ली है, अपने सर पर वजन उठाकर चल रहा है, तो उस पर, उस कुल्ली का जो बोझ है उसका कार्य कितना होगा, उस पर कोई कार्य नहीं करता। वास्तव में कार्य हो रहा है, कुल्ली कुल्ली तो कार्य कर रहा है, लेकिन उस बोझे का कोई कार्य नहीं है, उस बोझ के द्वारा कोई कार्य किया नहीं जा रहा। कुल्ली कार्य कर रहा है, लेकिन बोझ द्वारा क्यों, क्योंकि वो गुरुत्वीय बल के लंबवत दिशा उसकी क्या है, बल अलग दिशा में, गति विस्थापन अलग दिशा में है, और लगने वाला बल है वो अलग दिशा में, यानी दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री आ जाता है, जिस कारण उसके इनके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, आपका शून्य कहलाता है। चलिए हम तीनों स्थितियों के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बल और विस्थापन दोनों हो क्या हो, एक ही दिशा में हो। जब आपके लगने वाला जो फोर्स है और उसके विस्थापन की दिशा है वो एक ही दिशा में हो, यानी बल और विस्थापन की दिशा समान हो, तो वहां पर जो थीटा बनता है उस थीटा का मान है वो 0 से 90 के बीच में आता है। यानी कि न्यून कोण की हम बात करें तो न्यून कोण का जो मान होता है वो मान प्राप्त होता है, यानी 90 डिग्री से कम का जो कोण बनता है वहां पर किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। वहां एफ एस कोस थीटा 90 के बीच बनता है, तो यहाँ पर किया गया जो वर्क है आपका वो क्या हो जाएगा, प्लस एफ एस, प्लस 1 एफ एस का मतलब है यहाँ डब्ल्यू बराबर हो जाएगा प्लस एफ एस, यानी किया गया कार्य क्या होगा, आपका धनात्मक होता है। तो कार्य की स्थिति की बात करें तो कार्य की हमने 3 स्थितियां पढ़ी है। कार्य आपका क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, आपका ऋणात्मक हो सकता है, और आपका शून्य हो सकता है। तीनों स्थितियां कार्य में उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ देखिए कार्य धनात्मक और क्या होगा, अधिकतम होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर वस्तु का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। जब वस्तु का वेग बढ़ेगा तो वस्तु को उतनी क्या मिलेगी, त्वरित गति मिलती है। साथ ही साथ जो लगने वाला बल है, जो लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, विस्थापन की दिशा में है। क्या है, दोनों की दिशा क्या है, दिशा क्या है, दोनों की दिशा समान है, यानी दोनों की दिशा क्या है, समान है, एक समान दिशा है, और एक दूसरे की क्या चल रहे हैं, वो समांतर कार्य कर रहे हैं, समांतर सॉरी एक दूसरे के समांतर भी चल रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, आपकी
दिशा है वो समान है, यानी कि एक ही दिशा के अंदर है, एक ही दिशा में है, तो आपका किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी किया गया कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करते हैं, तो ये बल और विस्थापन है, फोर्स और विस्थापन सेम दिशा में लग रहे हैं, इस कारण किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देखिए। देखिए इसके उदाहरण की जब हम बात करते हैं कि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरना, यानी कि कोई वस्तु है वो मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये m क्या है, द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान की मान लो कोई वस्तु है, वो ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है, क्या गिर रही है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, तो इसकी जो इस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है Fg, इस पर कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वीय बल, और ये जिस ऊंचाई से, ये जो ऊंचाई है वही इसका क्या होगा, विस्थापन होगा, वही इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। देखिए यहाँ पर किया गया कार्य प्लस mgh होता है, क्योंकि गुरुत्वीय बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या है, समान है, एक ही दिशा में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो यहाँ देखिए इन दोनों की दिशाओं की जब हम बात करते हैं तो जो बल है वो mg लग रहा है, विस्थापन है वो क्या हो रहा है, h हो रहा है, तो बल का मान है वो क्या होता है, यहाँ बल है, कार्य है वो क्या हो जाएगा, प्लस fs की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ कार्य आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल की और बात करें, स्प्रिंग को खींचना है दबाना, मान लीजिए स्प्रिंग को खींच रहे हो, खींचता है या दबाते हैं, तो यदि दोनों की दिशाएं अगर समान है तो यहाँ किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा। पर्सन पे डिपेंड करता है कि पर्सन किस तरह से पूछा जाता है कि स्प्रिंग को एक ही दिशा में खींचा जा रहा है, तो वहां पर विस्थापन समान दिशा में है, बल भी समान दिशा में है, तो आपका किया गया कार्य क्या है, धनात्मक हो जाएगा। ये ऊर्ध्वाधर यदि स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु गिर रही है, यहाँ पर क्या मतलब है, स्वतंत्रता पूर्वक, तब वहां पर कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा। अगर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरी है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरी है, तो वहां पर वो गुरुत्वीय बल कार्य नहीं कर रहा। लेकिन यदि वो सीधे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रही है, तो वहां पर गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय बल क्या करना प्रारंभ कर देगा, तो किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, यानी क्या है, जब बल एवं विस्थापन दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो। मान लीजिए आपने किसी वस्तु, ये द्रव्यमान की वस्तु है, इस पर आप फोर्स इस दिशा में लगा रहे हो, लेकिन विस्थापन है वो आपका इस दिशा में लग रहा है, दोनों की दिशाएं क्या है, एक दूसरे की विपरीत है, और दोनों हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे, एक दूसरे की क्या होते हैं, समांतर लगेंगे, एक दूसरे के समांतर लगेंगे। जैसे हमने पढ़ा था घर्षण बल, जैसे हमने घर्षण बल पढ़ा था, तो घर्षण बल भी एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, तो घर्षण बल क्या करता है, फोर्स के मान को कम करता है, तो वहां पर किया गया जो कार्य है वस्तु पर, वो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि बल और विस्थापन समांतर लगते हैं और एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में, और दूसरे क्या होते हैं, समांतर हैं। तो यहाँ जो थीटा का मान बनता है, थीटा का मान कितना बनता है, 180 डिग्री, जिसका मान -1 होता है। थीटा 180 का मान कितना होता है, -1, यानी कि W बराबर fs cos थीटा, fs cos 180 का मान क्या होता है, ऋणात्मक, तो किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। देखिए ऋणात्मक कार्य और निम्नतम कार्य प्राप्त होता है जो वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, मंदन का कार्य उत्पन्न करता है, यानी वस्तु के अंदर क्या उत्पन्न कर देता है, मंदन उत्पन्न कर देता है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के समांतर हो, समांतर लग रहे हो, लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो वहां पर किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका द्वारा जो किया गया कार्य है वो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब ध्यान करना एक चीज है, अब यहाँ पर क्या है, न्यूनतम कार्य मध्य का जो कोण है, यहाँ कार्य न्यूनतम है। मान लीजिए कोई आप खुरदरी सतह पर चल रहे हो, तो खुरदरी सतह पर चलते हो तो वहां घर्षण ज्यादा लगता है, तो वहां विपरीत कार्य हो जाएगा। किसी ब्रेक लगाते हो, कई बार हम ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण का कार्य करता है, किसी वस्तु पर एक दूसरे के विपरीत कार्य लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु पर आप इस दिशा में फोर्स लगा रहे हो, इसके विपरीत यदि उसका विस्थापन हो रहा है, या विस्थापन और बल की दिशाएं दोनों की क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो वहां पर आपका किया गया कार्य हमेशा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा।
तो यहाँ ऋणात्मक कार्य का मतलब है थीटा का मान है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा, वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर। अब देखिए वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर भी क्या कर रहे हैं, जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिए ऊपर की ओर फेंकने पर ये बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, विपरीत। देखिए जब हम एक क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर बल एवं विस्थापन क्या हो, समांतर हो। अब यहाँ देखना, वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर, मान लीजिए हम किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे का बल ऊपर की ओर लग रहा है, वस्तु के ऊपर कोई गुरुत्वीय बल भी कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगा रहा है, लेकिन जो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो विस्थापन ऊपर की ओर लगता है। आपका जो विस्थापन है, विस्थापन हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो विस्थापन तो आपका क्या लग रहा है, ऊपर की ओर। जबकि गुरुत्वीय बल है वो किसकी तरफ लग रहा है, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है। जो आपका गुरुत्वीय फोर्स है वो क्या लग रहा है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है। और गुरुत्वीय फोर्स नीचे की ओर कार्य करने का मतलब है कि इनकी दोनों की दिशाएं एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे की विपरीत है, तो यहाँ थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री का मतलब है -1, यानी कि किया गया कार्य है वो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। कार्य आपका क्या हो गया, ऋणात्मक। एफ का मतलब, अब देखिए वाहनों में ब्रेक लगाने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि गति इस दिशा में हो रही है, एक दिशा में गति कर रहा है, उस गति के विपरीत क्या कर रहा है, घर्षण कार्य कर रहा है, तो किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य उत्पन्न हो जाएगा। तो जब बल एवं बल की दिशा दोनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, जब बल और बल की दिशा जब विपरीत होगी तो विपरीत दिशा का मतलब ही है कि किया गया कार्य है आपका क्या है, ऋणात्मक कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जब बात करते हैं तीसरी स्थिति की, जब बल और विस्थापन एक दूसरे की क्या लगे, लंबवत लगे। और जब लंबवत लगेंगे तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ कि जब वस्तु पर बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या लगे, लंबवत लगे, तो एफ एस कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90। और एफ एस कोस 90 का मतलब है 0। तो यहाँ पर कार्य किया गया कार्य है वो आपका क्या हो जाएगा, शून्य कार्य हो जाएगा। किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए वर्तुल गति में अभिकेंद्रीय बल क्या लगता है, आपके लंबवत लगता है। जब कोई वर्तुल गति हो रही है और अभिकेंद्रीय बल हमेशा क्या लगता है, केंद्र की ओर। ये नीचे की ओर क्या लग रहा है, केंद्र की ओर लगेगा। और वस्तु में स्थापन है वो वर्तुल गति इस तरह कर रही है, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला थीटा है वो क्या होता है, थीटा का मान 90 डिग्री होता है और 90 का मान 0। और किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यानी कि जब क्या है, वस्तु एक दूसरे के लंबवत बल लग रही है, विस्थापन एक दूसरे में लंबवत हो रहा है, बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, तो वहां पर थीटा का मान 90 होगा। 90 का मतलब है किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वहां किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से एग्जाम्पल है, समतल पर वस्तु को खींचना। मान लीजिए एक कोई समतल सतह है, जब आप किसी वस्तु को खींचते हो, तो जब वस्तु को खींचते हो तो हो सकता है कि वहां पर गुरुत्वीय बल है वो नीचे की ओर लगता है। जब समतल सतह पर हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो वहां एक गुरुत्वीय बल कार्य करता है, और इस गुरुत्वीय बल के कारण ही क्या होता है, आपका कार्य 0 होता है। देखिए जब आप वस्तु को खींचोगे तो बल लगाओगे, यहाँ देखिए गुरुत्वीय बल और यहाँ फोर्स तो इस साइड में भी लग रहा है, तो कार्य होना चाहिए, लेकिन गुरुत्वीय बल लगने के कारण वहां पर कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और यहाँ पर थीटा का मान, यानी कि क्योंकि एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं, और लंबवत होने के कारण थीटा का मान है वो 90 आ जाता है। 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि वहां पर किया गया कार्य क्या है, आपका शून्य है। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसी के एग्जाम्पल बात करें कि कुल्ली द्वारा सिर पर बोझ लेकर प्लेटफार्म पर चलना। जब आपका कुल्ली है, मान लीजिए उसने अपने सर पर ये कुछ बोझा ले रखा है, तो यहाँ पर एक गुरुत्वीय बल यानी कि एफ जी है वो नीचे की ओर लग रहा है, एम जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है, और कुल्ली इस दिशा में गति कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में इस दिशा में और चल रहा है, तो विस्थापन इस तरह दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन और बल की दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, और बनने वाला थीटा का मान है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब है 0। थीटा का मान कितना आ गया, 0। थीटा का मान क्या आ गया, 0।
यानी कि देखिए गुरुत्वीय बल mg लंबवत कार्य करता है और लंबवत कार्य किया तो किया गया आपका कार्य क्या होता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय बल इसके लंबवत कार्य करता है, जिसके कारण कुल्ली को उस पर सर पर अपने बोझे का भार महसूस नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि कोई कार्य नहीं किया जा रहा, उसके अंदर उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, और ये अच्छा प्रश्न पूछा भी जा सकता है। इसी प्रकार का गुब्बारे का हवा में उड़ना, जब गुब्बारा स्वतंत्रता पूर्वक हवा में उड़ रहा है तो हवा की जिस दिशा में जा रहा है वहां तो विस्थापन लग रहा है, लेकिन गुरुत्वीय फोर्स है वहां पर जो आप काम करें कि किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करा, तो बल जीरो है, तो ये इसका मतलब किया गया कार्य भी आपका क्या हो जाएगा, शून्य। यहाँ जब गुब्बारा हवा में अपने आप उड़ रहा है स्वतंत्रता पूर्वक, तो वह गति जरूर कर रहा है लेकिन उस पर बल नहीं लग रहा है, यानी बल का मान शून्य हो जाता है, और शून्य होने के कारण किया गया कार्य भी आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कहेंगे एक वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाना, जब कोई व्यक्ति वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उस पर जो बल है वो उस वर्ताकार पथ पर चलता है, लेकिन यहाँ पर उसका विस्थापन मान लीजिए यहाँ से उसने वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाना प्रारंभ किया और इसी स्थिति में ए से स्टार्ट किया और ए पे वापिस आ जाता है, तो यहाँ पर आपका जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बल शून्य नहीं होगा लेकिन विस्थापन क्या होगा, बल तो प्लस होगा यानी धनात्मक बल लगता जाएगा, लेकिन वहां पर विस्थापन जीरो हो जाएगा। विस्थापन जीरो होगा तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि W बराबर हम क्या लिखते हैं, एफ एस लिखते हैं, तो W बराबर आपका एफ इंटू एस जीरो हो जाएगा, तो W बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किया गया कार्य आपका क्या है, यदि वर्ताकार पथ पर कोई धावक दौड़ रहा है और ऊपरी प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति पहुंच रहा है तो वहां पर विस्थापन शून्य है, और विस्थापन शून्य का मतलब सीधा सा है कि किया गया कार्य है वो भी क्या होता है, शून्य होता है। ये तीन स्थितियां बन सकती है, यानी कि जो शून्य कार्य की तीन स्थितियां बन सकती है, कौन सी, एक तो क्या है, एक प्लेटफॉर्म पर सीधा यदि वस्तु लग रहा है गुरुत्वीय बल के लंबवत यदि गुरुत्वीय बल लग रहा है, या जब कोई स्वतंत्रता वस्तु उड़ रही है तो वहां पर बल कार्य नहीं कर रहा है, बल का मान शून्य है, या वर्ताकार पथ में कोई चीज कार्य कर रही है वहां पर उसका विस्थापन यदि शून्य है, तो तीनों स्थितियों में आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा शक्ति। नेक्स्ट हम बात करते हैं शक्ति की। शक्ति क्या है, जो आप कार्य कर रहे हो उस कार्य की दर कितनी कितनी दर से वो कार्य किया जा रहा है, उस दर को हम क्या कहते हैं, कार्य करने की जो आपकी दर है उस दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कि कार्य करने की जो दर है वो आपकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T। यानी कि मान लीजिए आपने T तो क्या है, T समय में यदि आपने कोई कार्य किया है, मान लीजिए W कार्य किया है, तो उसके अंदर उस कार्य करने की जो दर है वो दर क्या कहलाती है, आपकी शक्ति कहलाती है। यानी दर है वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। कार्य करने की जो दर है वो आपकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। क्या आप देखिएगा P बराबर W/T होता है। देखिए W/T, देखिए W बराबर हमने क्या है, हमें पता है कि W बराबर क्या होता है, Fs होता है। यानी कि कार्य का सूत्र क्या होता है, Fs। हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर Fs/T, क्योंकि देखिए S/T यानी विस्थापन बटे समय को हम क्या कहते हैं, वेग। तो हम कह सकते हैं कि P बराबर क्या हो जाएगा, Fv हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, Fv हो जाएगा। Fv का मतलब है क्योंकि जो आपका बल है, फोर्स लग रहा है, वो फोर्स F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा, P बराबर MAV हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, MAV। इसी प्रकार से देखिए विद्युत शक्ति, जो आपकी विद्युत शक्ति है वो P बराबर क्या होती है, VI, या P बराबर क्या होता है, I²R, या P बराबर V²/R। देखिए विद्युत उपभोग की जो टोटल शक्ति है वो आपकी विद्युत शक्ति कहलाती है, और दोनों ही राशियां क्या होती है, अदिश राशियां होती है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, आपका वाट होता है, या किलोवाट होता है, या फिर क्या होता है, यूनिट होता है। और शक्ति का मात्रक भी क्या होता है, जूल पर सेकंड या वाट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं विशेष, 1 वाट में क्या होता है, जूल पर सेकंड। 1 किलो वाट में क्या होता है, 1000 वाट, यानी 10⁻³ वाट या 10⁻7 अर्घ। और एक अश्व शक्ति इंपॉर्टेंट है, 746 वाट होता है। वाट पर सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल कहते हैं। वाट पर घंटा को क्या कहते हैं, यदि 1 वाट घंटा है तो इसमें टोटल 3600 जूल होते हैं। और 1 किलो वाट कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है।
और एक इलेक्ट्रोवाट में कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। यदि आपको यूनिट निकालने के लिए बोला जाए तो उसको हम कैसे निकालते हैं, वाट इंटू घंटा इंटू दिन, वाट घंटा इंटू दिन बटे 1000। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट में विद्युत खर्च निकाल सकते हैं। आपके जो बिजली के संयंत्र हैं, विद्युत की जो बैटरी हैं, वो सारी की सारी क्या काम आते हैं, इसके मुख्य उदाहरण होते हैं। तो कार्य क्या है, शक्ति क्या है, इसके बारे में चर्चा कर ली। यहाँ से भी आपके मात्रक हैं वो पूछे जा सकते हैं और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रोवाट में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। देखिए किलोवाट किसका है, विद्युत शक्ति का ही मात्रक है। ये किसका ही, विद्युत शक्ति को अगर कई बार पूछ लेते हैं तो इसमें भी हम डिपेंड कर सकते हैं। तो आज जो हमने कार्य के बाद हमने जो शक्ति की बात की है, तो यहाँ पर कार्य और शक्ति का चैप्टर है वो पूरा होता है। इसमें एक ऊर्जा और होता है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। सभी साथी क्लास को देखने के बाद अपना एक व्यू छोटा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।